Good morning, students. Good morning. Good morning. As you know, from 18th of October, your first 50% exams is starting. So today we just start our revision from geography. It's chapter 3rd, water resources. ठीक है, 18 अक्टूबर से क्योंकि आपकी एग्जाम्स है तो हम रिवीजन ले रहे हैं. चैप्टर 3rd है ये ज्योग्राफी का, वाटर रिसोर्स. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि there is a scarcity of water on the earth's surface. As we know, the 29% of our space and 71% is there is a water on a earth's surface. जैसा कि हमें पता है कि लगभग 71% पे वाटर बॉडीज है और 29% पे लैंड साइड्स है. इसके बावजूद भी there is a scarcity of water because in including the 71% there is only 1% is fresh water. अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, पीने योग्य पानी की, तो जो 71% हम वाटर बॉडीज देख रहे हैं उसमें से 1% ही ऐसा है जो वाटर बॉडीज फ्रेश वाटर में आती है. बाकी ओशियानिक साइड जो सॉल्टी वाटर है उसमें वो आती है. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आया वन वर्ड कि there is a ample of water on earth's surface but there is the scarcity of fresh water, तो आप क्या कहेंगे कि 71% पे है लेकिन उसमें से फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन कितना है? ओनली 1%. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम. ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो सी साइड्स पे है, ओशियानिक वाटर है, तो वो सॉल्टी होता है, वो पीने लायक नहीं होता. अब हम बात करते हैं व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वाटर मैनेजमेंट. क्या जरूरत है कि वाटर मैनेजमेंट करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ओनली 1% और सरफेस वाटर इज जस्ट फ्रेश वाटर, यानी केवल 1% एरिया पे हमारा क्या है? फ्रेश वाटर. सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वाटर मैनेजमेंट. क्यों जरूरी है? तो इसका सबसे पहला रीजन जो हम मानते हैं दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन. एज यू नो द अर्थ पॉपुलेशन, जो हमारी पृथ्वी उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. एंड द डिमांड फॉर द वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूज और डोमेस्टिक नीड इज जस्ट इंक्रीजिंग. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी क्या हो रही है? वाटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो रही है. Then the second thing is for the industrial use. As the population increases, the industrialization and urbanization also increase. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है. और आपको पता है कि वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बहुत सारी जगह पे आपको वाटर रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है. द थर्ड थिंग जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द वाटर बॉडीज. कि जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई वाटर की नहीं है. फोर्थ जो हम रीजन देखते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन हम यहाँ देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. कैसे? कुछ एरियाज हैं जैसे हम देखते हैं वीआईपी कॉलोनीज, वहां पर क्या होता है 24 आवर्स वाटर सप्लाई होती है. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ रेगुलर वाटर सप्लाई होती है, जैसे हमारे जयपुर में भी रोज आता है पानी. लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पहले से ही एरिड जोन में आते हैं, उसके बावजूद वहां पे 2 दिन में 3 दिन में वाटर सप्लाई होती है. सो जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अनइक्वल. ठीक है, सो इट इज द बेसिक नीड फॉर द वाटर मैनेजमेंट की वाटर का मैनेजमेंट होना चाहिए. क्योंकि वी आर जस्ट यूजिंग नॉट यूजिंग द वाटर एज अ प्रीशियस रिसोर्स. क्योंकि आज इतनी समय के बाद भी हमें मालूम है कि पानी की बहुत कमी है, उसके बावजूद भी हम उसको बहुत सही ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज आर द कॉजेज व्हाई वी नीड द वाटर मैनेजमेंट. कि हमें वाटर मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए ये आपको बताया मैंने आपको. तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वाटर मैनेजमेंट. की वाटर मैनेजमेंट की नीड के लिए क्या जरूरत है? अब देखिए वाटर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि अवर पावर, अभी आपने देखा कि न्यूज में अभी आ रहा है चाइना इज जस्ट फेसिंग अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिसिटी. देख रहे हैं ना, इन दिनों चाइना में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है. क्या प्रॉब्लम चल रही है? आपको पता है ना, वहां की बहुत सारे है ना पैनल्स क्या हो गए हैं? रिजेक्ट हो गए हैं. किस लिए? कोल की सप्लाई कम होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. ठीक इस तरह से हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो कन्वेंशनल सोर्स के साथ साथ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है जो पानी से बिजली बनाई जाती है.
है ना। द मल्टीपर्पज जो डैम्स होते हैं उसमें जो रिजर्वर्स होते हैं पानी को रिजर्व करके टर्बाइंस में फ्लो किया जाता है, उससे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो जब पानी नहीं होगा तो आप हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, जनरेट कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं ना। जैसे अब कोल की प्रॉब्लम के कारण चाइना में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक इस तरह से हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिसोर्स है जो पावर का, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए भी क्योंकि हम मानते हैं कि लगभग 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए भी वाटर मैनेजमेंट बहुत असेंशियल माना जाता है। अब देखिए यहाँ हम बात करें कि ये जो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर और वाटर मैनेजमेंट की जो नीड है वो कोई रीसेंट नीड नहीं है, ये एक हमारे जो एंशियंट स्ट्रक्चर है उसमें भी ये डिजाइन की गई। यानी आज ही ऐसा नहीं होता, पहले के जो राजा थे वो भी हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट का काम किया करते थे। तो यहाँ सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम द एंशियंट टाइम वेयर द किंग्स एंड रॉयल्स वर जस्ट डिजाइन द हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कि उन्होंने हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए क्या क्या किया। फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं इन द 1st सेंचुरी BC, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला जो एग्जांपल है इट इज फ्रॉम द 1st सेंचुरी BC, श्रीरंगपुरम नियर द अलाहाबाद, स्पॉटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर रिवर गंगा, कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वाटर रिवर का जो गंगा का पानी है बहुत फ्लड, बहुत तेज फ्लो जब आ जाता है बारिश के समय या फ्लड कंडीशन आ जाती है, उसको चैनलाइज करने के लिए क्या रिजर्वर्स बनाए गए इलाहाबाद में। सेकेंड हम देख रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी बहुत सारे रिजर्वर्स, डैम्स और कैनाल्स बनाए गए। थर्ड जो हम एविडेंस ले रहे हैं दैट इज इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा एंड नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां पर इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा उस समय जो राजा या रॉयल्स होते थे उन्होंने प्रोवाइड की गई थी। तो ये जो एग्जांपल्स है वो बताते हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग है दैट इज नॉट अ रीसेंट कॉन्सेप्ट, ये कोई रीसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे एंशियंट टाइम में भी इसके लिए बहुत वर्क किया जाता था। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक वॉज बिल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है भोपाल लेक है, दैट इज ऑल्सो बिल्ट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज फ्रॉम 14th सेंचुरी दैट इज हौज खास, Delhi was constructed by the Iltutmish for the supplying water for Siri Fort। यहाँ पर हौज खास बनाया गया दिल्ली में, किस लिए, वाटर सप्लाई के लिए। सिरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई के लिए हौज खास बनाया गया। So these are the some example from the Asian time who designing the water management pattern in the Asiatic structure। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज मॉडर्न में हम ये देख रहे हैं कि वाटर की स्कैरसिटी है, उस समय भी ऐसा डेवलपमेंट किया गया था। नाउ यहाँ पर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, डैम्स हैं, वो आज के नवीन भारत के टेम्पल्स हैं। जैसे हमारे लिए मंदिर बहुत जरूरी है, ठीक इस तरह से डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी किसी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका फिगर है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर डैम्स, कि डैम्स या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए डैम्स रेफर्स टू द रिजर्वर्स rather than the structure. Most dams have the specific section called the slipway or over the through which is intended. तो dams refers to the reservoir, यानी डैम्स क्या होते हैं, एक रिजर्वर का काम करते हैं जिसमें जो एक्सेस फ्लो होता है उसको, जो पानी होता है बारिश का, उसको रिजर्व के रूप में रखा गया। नाउ इससे क्या की जाती है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वाटर सप्लाई की जाती है डोमेस्टिक नीड के लिए, और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी वाटर सप्लाई की जाती है। इसके अलावा जो डैम्स होते हैं वो बहुत बड़े फिशरी बैंक्स भी होते हैं। तो जो डैम्स होते हैं उनसे एक ही समय में एट ए टाइम बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, दैट्स व्हाई द डैम्स इज नोन एज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट।
तो डैम्स को हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि डैम्स वो रिजर्वर्स होते हैं वाटर के, जिनसे एक ही समय में बहुत सारी सोर्सेज के लिए हमें वाटर सप्लाई मिल जाती है। अब देखिए इसमें जो डैम्स हैं उनके लिए कुछ यहाँ डैम्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर डैम्स के एग्जांपल्स देखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल्स का भी। सबसे पहला जो एग्जांपल इसने दे रखा है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन सतलज ब्यास रिवर बेसिन द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। सबसे जो डैम देख रहे हैं यहाँ पर कि सतलज ब्यास रिवर पे कौन सा डैम है, भाखड़ा नांगल डैम इज देयर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से एग्जांपल दे रखा, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो महानदी बेसिन पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है। इसमें क्या आता है आपके मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, जैसे कॉलम ए और कॉलम बी दिया होगा, उसमें एक तरफ डैम होंगे और एक तरफ रिवर्स होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला डैम किस रिवर पर सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि सतलज ब्यास रिवर पर कौन सा है, भाखड़ा नांगल डैम है। इसी तरह से हीराकुंड डैम है जो महानदी पर बना हुआ है। तो इस तरह से एमसीक्यूज में भी आपका आ सकता है कि डैम्स और उनके रिवर्स को कनेक्ट करना यहाँ पर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर, अब डैम्स के साथ एक और प्रॉब्लम है कि डैम्स जब बनाए जाते हैं तो कुछ उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। डैम्स के हमने प्रॉफिट तो सुन लिए कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उससे दे आर जस्ट बिग बैंक ऑफ फिशरी बैंक्स होते हैं, उनसे इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई भी होती है। लेकिन डैम्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं और यही कारण है कि बहुत सारे आंदोलन इसके खिलाफ हुए। जैसे सबसे पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टहरी डैम आंदोलन। तो यहाँ क्वेश्चन था कि वाई जो बहुत सारे एनवायरमेंटिस्ट हैं दे जस्ट अपोज द प्रोजेक्शन ऑफ डैम, कि डैम के वो खिलाफ बात क्यों करते हैं। सबसे पहला कि व्हेन डैम कंस्ट्रक्टेड इन अ एरिया, तो डैम जब किसी एरिया में बनाए जाते हैं तो उन्हें लार्ज कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, उनका बहुत बड़ा एरिया। so many vegetation and peoples were migrant from their side, कि जब डैम्स बनाए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है जो वहाँ के रेजिडेंशियल होते हैं, और वेजिटेशन को भी वहां से मूव करना पड़ता है क्योंकि डैम को बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया चाहिए होता है। सेकेंड थिंग, जब व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं तो ना केवल उनके रेजिडेंशियल इफेक्टेड होते हैं बल्कि उनकी इकोनॉमी, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं व्यापार होते हैं, तो इस तरह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो कमर्शियल लाइफ है, वो भी वहां पर डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है दे जस्ट अपोज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम के कंस्ट्रक्शन का वो विरोध करते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होता है वेजिटेशन का और पीपल्स का। सेकेंड थिंग जो हम इसमें देखते हैं इसके अपोजल के लिए, कि जब डैम विल कंस्ट्रक्टेड इन एरिया, जब किसी एरिया में डैम बनाए जाते हैं तो वहां की जो सॉइल है दैट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण वहां पर पानी में जो सॉल्टीपन है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए जो बहुत सारे एनवायरमेंटिस्ट हैं दे अपोज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कि वो डैम के कंस्ट्रक्शन का विरोध करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटिस्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ डैम्स, कि डैम्स के बनाने के खिलाफ वो लोग क्यों बात करते हैं। अब देखिए यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन भी है नर्मदा बचाओ पे, जैसे मैं अभी आपको बताया, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है दैट मोबिलाइज द ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटिस्ट एंड द ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। क्योंकि नर्मदा पे कौन सा बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। तो एक आंदोलन वहां पे हुआ था उस समय, सरदार नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो एक एनजीओ ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे फार्मर्स हैं, एनवायरमेंटिस्ट के मेंबर्स हैं। ये गुजरात में है नर्मदा रिवर। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सम एनवायरमेंटिस्ट आर अगेंस्ट द डैम्स के प्रोजेक्शन के, वो खिलाफ होते हैं।
नाउ द फेमस डैम्स यहाँ देखेंगे, ये आपका मैप वर्क है। मैप वर्क में आपका 5 मार्क्स का मैप आता है, ठीक है, क्योंकि आपका ये चैप्टर आपके कोर्स में, तो 5 नंबर का मैप आ सकता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि एमसीक्यूज में डैम्स और उसकी रिवर आ सकती है, ठीक इस तरह से लोकेटेड द इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर आपका लोकेशन आ सकती है डैम्स की। इंपॉर्टेंट डैम्स में देखिए आपका जैसे कोटा बैराज यहाँ पर दे रखा है। इंपॉर्टेंट डैम्स में देखिए कोटा बैराज है, गांधी सागर है, राणा प्रताप है, सरदार सरोवर है नर्मदा पर, ये गुजरात में आ गया, ये राजस्थान में आ गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डैम्स है उसमें देखिए ये भाखड़ा नांगल डैम आ गया, और जो इंपॉर्टेंट है ब्रियान डैम आ गया, हीराकुंड डैम इज देयर, नागार्जुन सागर, पेरियार डैम केरला में, कोयना डैम ऑन कृष्णा रिवर, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशन डैम्स की मार्क द फॉलोइंग, या तो कोई 5 फिगर्स आ सकते हैं, मार्क द 5 डैम्स फेमस डैम्स ऑफ इंडिया ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपके इंडिया के मैप में आउटलाइन करने के लिए कोई 5 डैम आ सकते हैं, जैसे हीराकुंड दे दिया, रत्नानगर दे दिया, या गांधी सागर दे दिया, कोटा बैराज दे दिया, कोई भी 5 डैम्स आपके मैप में मार्क करने के लिए आ सकते हैं। 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है जो डैम्स पे बेस्ड है, ओके ओके मैम, ठीक है। तो आप मैप वर्क का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और रिवर्स का भी ध्यान रखें। हो सकता है रिवर्स आ जाए, मे बी पॉसिबल डैम ना पूछ के आपसे रिवर्स पूछ ले। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भाखड़ा नामल डैम है वो आपको रिवर्स में पूछ ले, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कोटा बैराज है तो चंबल रिवर पर है, तो आपको रिवर्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सरदार सरोवर गुजरात का जो है दैट इज ऑन नर्मदा रिवर, तो रिवर का भी पूछ सकते हैं आपसे, और डैम्स का भी पूछ सकते हैं। लोकेशन आपको रिवर की भी आनी चाहिए और आपको डैम्स की लोकेशन भी आनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन बने यहाँ पर आपके? अब देखिए यहाँ डैम्स के बाद आप देख रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेन सिस्टम है दैट इज नॉट रेगुलर, प्रॉपर रेन हमारे यहाँ नहीं होती, मेनली इन राजस्थान स्पेशली, सो वी आर फेसिंग अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. So rainwater harvesting system. What is rainwater harvesting system? This is a system by which we can collect the rainwater. ये वो सिस्टम है जिसमें आप जो हमारा रेन वाटर है उसको बहने ना दे, बल्कि उसको क्या करें, कलेक्ट करके रखें, ताकि फ्यूचर में, जैसे बीकानेर जैसलमेर में तो ये सिस्टम होता है कि हर घर में एक टैंक होता है, उसमें क्या करते हैं वो रूफ टॉप कनेक्शन होता है उसका, छतों से उसे जोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो बारिश होती है छतों पे जो पानी आता है वो पाइप के थ्रू उस टैंक में कलेक्टेड हो जाता है। ये ज्यादातर एरिड जोन्स में पाए जाते हैं जब बारिश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो हमने अभी बात की व्हाट इज रेन वाटर सिस्टम, हमने कहा कि वो सिस्टम है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। अब देखिए पर्टिकुलरली राजस्थान में ये सिस्टम बहुत फेमस माना जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द मेजर स्टेप फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, जो रेन वाटर का है इसको कैसे हम सिस्टम को बना सकते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है दैट इज रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टिंग यूजिंग द पीवीसी पाइप्स, यानी सबसे पहले जो छत है उसको कनेक्ट किया जाता है पीवीसी पाइप से, फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, उसके बीच में, क्योंकि छत से जो पानी आएगा वो गंदा भी आ सकता है, तो बीच में हम फिल्टर्स यूज करते हैं, वो फिल्टर सैंड और ब्रिक्स के बने होते हैं। अंडरग्राउंड पाइप्स टेक्स वाटर टू सम्प फॉर द इमीडिएट यूजेस, उसमें क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड पाइप्स टेक्स वाटर टू सम्प फॉर द, उसमें अंडरग्राउंड पाइप्स बनाए जाते हैं ताकि आप उस वाटर का इमीडिएट भी यूज कर सके। एक्सेस वाटर फॉर सम इज टेकन टू द वेल, और जो एक्सेस वाटर होता है जो हमने यूज कर लिया उसके बाद वो एक कुएं में जाकर उसको जोड़ दिया जाता है। वाटर फ्रॉम वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, जब वेल में पानी का लेवल अच्छा आ जाता है तो उससे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल भी बढ़ता है। टेक वाटर फ्रॉम द वेल, और हम बाद में जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसको उस कुएं से भी पानी ले सकते हैं, जैसा कि इसमें छत पे दिखाया गया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर छत पे जो रेन वाटर है उसको पाइप्स के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, और इस तरह से ये कहाँ पर है, उसको वेल से जोड़ा गया है।
यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो आपके पाइपलाइन से भी है, ताकि आप इमीडिएट भी उसका यूज कर सकते हैं और उसको स्टोरेज करके भी रख सकते हैं और लेटर इसका यूज कर सकते हैं। जब वेल में वाटर का लेवल बढ़ेगा तो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। सो इट इज द बेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आगे देखिए। हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी राजस्थान की और मैंने आपसे कहा इन द सेमी और एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान कौन कौन से हैं? बीकानेर, फलोदी एंड बीकानेर। जहां पर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर एक ऐसे एरिया है जहां पर रेन वाटर का सिस्टम 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। वहां पर दे आर यूजिंग द अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर। वहां पर वो क्या करते हैं? टैंक्स का यूज करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। टैंक्स कैसे होते हैं? दे आर जस्ट लाइक अ बिग रूम, बड़े कमरों के जैसे वो पाए जाते हैं, जिनका साइज जो है 6.1 मीटर डीप होते हैं, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड, इतनी चौड़ाई उनकी पाई जाती है। These tanks were part of the well-developed water top rainwater harvesting system and were built inside the main house of the courtyard. ये मकान के अंदर ही बनाए जाते हैं, इस तरह के टैंक बनाए जाते हैं जिसका कनेक्शन छतों से होता है ताकि जो रेन वाटर है वो उसमें कलेक्ट हो सके। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जहां पर बारिश कम पाई जाती है उन एरियाज में इस तरह से रेन वाटर का कलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो उसमें तो आप ये 3 स्टेप जो आपके फर्स्ट 5 स्टेप्स दे रखे वो करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, दैट इज फ्रॉम शिलोंग। Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, Meghalaya. It is interesting because Cherrapunji and Mesweram situated at distance of 55 km, क्योंकि चेरापूंजी सबसे ज्यादा रेनफॉल के लिए फेमस है, from Shillong receive the highest rainfall in the world, yet this state capital Shillong faces acute shortage of water. ठीक है, इसमें क्या कहा गया? चेरापूंजी और मैसवन राम जो प्लेसेस हैं इनमें हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल कलेक्ट की गई है, लेकिन इसके पास जो हमारा शिलोंग वाला जो एरिया है वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर पाई जाती है। नियर बाय एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज द रूफ टॉप रेनफॉल हार्वेस्टिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, और वहां पर हर घर में ये रेन वाटर सिस्टम पाया जाता है। नियर बाय 15-25% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें बताया गया कि चेरापूंजी सबसे फेमस प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन उसके पास ही लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर ये शिलोंग है, जिसे पानी की, मेघालय का जो एरिया है उसे पानी की बहुत स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया जाता है। वहां पे मेजर हर घर में इसी तरह से उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, राजस्थान में जो मेनली ये इंदिरा गांधी कैनाल मोस्ट आर्टिफिशियल कैनाल है, ये वर्ल्ड की फेमस, एशिया की फेमस कैनाल है, दैट इज आर्टिफिशियल कैनाल। इट इज डेवलप्ड फॉर द वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कैनाल डेवलप्ड की गई है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड ऑफ रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट, इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर इस तरह का सिस्टम, रेन वाटर टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया गया है। स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज, सभी घरों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया। देयर इज अ लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स, और इसके लिए क्या किया गया? लीगल प्रोविजन की व्यवस्था की गई कि सभी के लिए कंपल्सरी किया गया तमिलनाडु में कि हर घर में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना कंपल्सरी माना जाता है। अब देखिए एक टेक्निक है ये
जो आदिवासी इलाकों में यूज की जाती है, दैट इज बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है। देखिए सिस्टम क्या है, इन मेघालय में अभी हमने पढ़ा था कि जो शिलोंग एरिया है वहां पर वाटर स्कैरसिटी पाई जाती है। तो मेघालय का ये दे रखा है कि लगभग 200 साल पुराना एग्जाम्पल है। टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर ऑफ यूजिंग बैम्बो पाइप्स। देख रहे हैं आप इसमें कि इसमें बैम्बो पाइप्स का, जो बांस के पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप का यूज नहीं कर रहे हम, बांस के पाइप्स का यहाँ पर ट्राइबल्स के द्वारा यूज किया जाता है। About 18 to 20 liters water enters into bamboo pipe system, gets transported over the thousand of meter and finally reduces 20-80 drops per minute to side the plant। ठीक है, अब ये क्या करें कि ये जो सिस्टम है इसको इरिगेशन के लिए भी बनाया गया है। इसमें इस सिस्टम में रेन वाटर क्या होता है, इस स्पीड से इसके अंदर जाता है और एक जगह कलेक्ट होता है। बीच में कुछ पॉइंट्स जिससे देख रहे हैं 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट क्या होती है उसमें से निकलती है, ताकि वो उस प्लांट्स में इरिगेशन के काम भी आ सके। तो ये जो सिस्टम बताया गया है, सबसे पहले देखिए इसमें बैम्बू पाइप्स आर यूज्ड टू ड्राइव पैनल स्प्रिंग ऑन द हिल टॉप्स टू द लोअर रीच ऑफ ग्रेविटी। जो हिल साइड है वहां से पानी को उस बैम्बो पाइप से कहाँ लाया जाता है, नीचे की तरफ लाया जाता है। सेकेंड, द चैनल सेक्शंस, आप इसमें देख रहे हैं चैनल सेक्शंस बनाए गए हैं, मेड ऑफ बैम्बो डाइवर्ट वाटर टू द प्लांट। ये पानी को क्या कर रहा है, बहने से रोक रहा है, हमको प्लांट की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द ब्रांचेस, उसे अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिया गया है। अगेन मेड एंड लेड आउट विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैम्बो पाइप्स, बहुत सारी बैम्बो पाइप्स की सहायता से उसे अलग अलग चैनल्स में बांटा गया है। इनटू द पाइप्स टू कंट्रोल द मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशंस। फोर्थ सिचुएशन हम इसमें देख रहे हैं, इफ द पाइप पास अ रोड, अगर पाइप किसी रोड से पास आउट हो रहा है, देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, दे आर टेकन हाई अबव द लैंड, तो उसे सड़क से कुछ ऊंचा रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस चैनल सेक्शंस एंड डाइवर्शंस यूनिट्स आर यूज्ड टू लास्ट स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन। कहां तक पहुंच जाता है, उसे लास्ट स्टेज तक पहुंचाया जाता है जहां उसे स्टोर करना है। The last channel section enables water to drop near the root of the plant। तो फिर उसको क्या करना है कि लास्ट में उसे उस जगह तक पहुंचाया जाता है ताकि इरिगेशन फील्ड में इरिगेशन किया जा सके। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया टेक्निक है जो ट्राइबल सेक्शन में 200 सालों से यूज की जा रही है। ठीक है, तो इस पे शॉर्ट नोट आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लिख लिया, write a short note on bamboo drip irrigation system। ओके, यस मैम। ठीक है, तो आपने एक चैप्टर देख लिया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके ओके मैम। आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।